स्टूडेंट, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 13 का लास्ट फाइनल पार्ट, जिसमें मैंने आप लोगों को पॉपुलेशन इंटरेक्शन के बारे में बताया था। अगर आपने इससे पहले मेरी वीडियो नहीं देखी है तो आप लोग मेरे चैनल पर जाकर सर्च कर लीजिए। इसका पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड देखने के बाद ये आपका पार्ट थर्ड मैंने स्टार्ट किया है आज। ओके, तो सबसे पहले हमने इसमें पढ़ा था प्रीडेटर्स। सो प्रीडेटर्स में आपको फर्स्ट वीडियो में ही सेकंड पार्ट में मैं आपको करा चुकी हूँ। प्रीडेशन के बाद आपका यहाँ से रहता है कंपटीशन से। ठीक है, तो कंपटीशन जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर कंपटीशन होता है टू स्पीसीज़ के बीच में, तो दोनों ही जो स्पीसीज़ होती हैं वो स्ट्रगल करती हैं एग्जिस्टेंस के लिए और compete करती हैं रिसोर्सेज के लिए, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं दोनों ही स्पीसीज़ का क्या होता है, नुकसान होता है। तो दोनों को ही क्या होता है, माइनस माइनस पॉइंट मिलते हैं, राइट। तो इसमें क्या होता है कि कंपटीशन के लिए जो क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज़ होती हैं वो compete करती हैं सेम रिसोर्स के लिए, जो कि क्या होता है, लिमिटिंग होता है। ठीक है, अब अगर हम इसमें आगे देखें कंपटीशन में, तो कंपटीशन में जो आर है, आर का मतलब होता है इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज। ठीक है, अगर ये किसी पर्टिकुलर स्पीसीज़ का कम है और दूसरी स्पीसीज़ का ज़्यादा है, तो चांसेस रहते हैं कि अगर आर जो है वो स्पीसीज़ 1 का ज़्यादा है और जो आर है स्पीसीज़ 2 का कम है, तो स्पीसीज़ 2 क्या हो जाएगी, एक्सटिंक्ट हो जाएगी और स्पीसीज़ 1 क्या रहेगी, अवेलेबल रहेगी। क्योंकि इसको हम एग्जांपल से समझते हैं, जैसे कि कंपटीशन है टू स्पीसीज़ के बीच में, टू बर्ड्स के बीच में, जो कि फ़िश ईटिंग बर्ड्स हैं, राइट। अब फ़िश ईटिंग बर्ड्स जो होती हैं वो फ़िश को ईट करती हैं, लेकिन जो कंपटीशन है उसमें जो स्पीसीज़ 1 है उसका जो आर है, यानी कि बर्थ और डेथ का जो रेशो है वो काफ़ी कम है, यानी कि उसका आर काफ़ी अच्छा है, आर ज़्यादा है। ठीक है, यानी कि बर्थ रेट ज़्यादा है और डेथ रेट जो है वो काफ़ी कम है। लेकिन जो दूसरी स्पीसीज़ है उसमें क्या है कि बर्थ रेट कम है और डेथ रेट ज़्यादा है, तो उसमें आर जो होगा वो कम होगा। तो चांसेस किसके हैं ज़्यादा सर्वाइवल के, चांसेस हैं जिसका आर ज़्यादा होगा। ठीक है, अगर आर ज़्यादा है दूसरी स्पीसीज़ के मुकाबले, तो इसका मतलब उसके सर्वाइवल के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसमें एक साइंटिस्ट थी गॉस, तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने यही पाया कि जो भी एग्जिस्ट करेगा उसका जो रेट ऑफ बर्थ रेट है डेथ रेट से बहुत ही ज़्यादा होना चाहिए। इसमें एग्जांपल दे रखा है गैलापागोस आइलैंड्स में जो वहाँ पे टॉर्टोइज रहते थे वो एक्सटिंक्ट हो गए थे, क्योंकि वहाँ पर जो गोट थी वो आ गई थी, उन्होंने उस आइलैंड में इन्वेड कर दिया था। ठीक है, जिसकी वजह से वहाँ के जो टॉर्टोइज थे वो एक्सटिंक्ट हो गए थे। क्यों? क्योंकि टॉर्टोइज और गोट जो है वो सेम रिसोर्सेज के लिए compete कर रहे थे, लेकिन जो गोट थी उनकी जो ब्राउजिंग एफिशिएंसी थी, यानी कि उनके जो चरने की एफिशिएंसी थी वो बहुत ही ज़्यादा थी। आप लोगों को पता ही है गोट जो है वो बहुत तेज़ी से खाते हैं, ठीक है, और बहुत ज़्यादा खा लेते हैं, तो वो सारा खाना वहाँ का ख़त्म कर देते थे, टोटोइज के लिए कुछ नहीं बचता था, तो टोटोइज जो थे वहाँ के एक्सटिंक्ट हो गए थे। ठीक है, गैलापागोस आइलैंड में। ठीक है, अभी हम बात करते हैं कि जो नेचर में कंपटीशन होता है उसको हम बोलते हैं कॉम्पिटिटिव रिलीज। तो इसमें क्या होता है कि अगर एक कोई पर्टिकुलर स्पीसीज़ एक पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया में ही रेस्ट्रिक्टेड है और वहाँ पर कोई सुपीरियर स्पीसीज़ जो होती है वो होती है, तो क्या होता है कि जो इन्फीरियर स्पीसीज़ होती है वो खुद ही वहाँ से रिमूव यानी कि एक्सटिंक्ट हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें क्या है, जो कॉनल्स एलिगेंट फीड एक्सपेरिमेंट हुआ था, उसमें क्या देखा था कि जो सी है स्कॉटलैंड में,
वहाँ पर बहुत सारे बार्नेकल्स होते हैं। बार्नेकल्स क्या होते हैं? एक इस तरीके के शेल्ड ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि सी में पाए जाते हैं। ठीक है, आप लोग नेट पे सर्च करके देख लीजिए। ठीक है, तो बार्नेकल्स में यहाँ पर जो बैलेनस थे वो डोमिनेट कर रहे थे, और जो स्मॉलर बार्नेकल थे वो क्या थे? चैथेमेलस। ठीक है, तो ये जो बैलेनस थे ये डोमिनेट कर रहे थे इस एरिया को। तो इसमें क्या है कि जो इन्फीरियर वन थे वो क्या हो गए थे? डिसअपियर हो गए थे कंपटीशन की वजह से। ठीक है, अब बात करते हैं जो गॉस का कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है वो क्या कहता है। तो गॉस का जो कॉम्पिटिटिव इंक्लूसिव प्रिंसिपल है वो ये बताता है कि अगर कोई भी दो स्पीसीज़ 1 और स्पीसीज़ 2 सेम रिसोर्सेज के लिए अगर कंपटीशन कर रहे हैं तो चांसेस होता है कि वन जो है वो जिंदा रहे और दूसरी जो है वो उसकी डेथ हो जाए। ठीक है, लेकिन जो कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल होता है इसमें ये बताया गया है कि को एग्जिस्टेंस भी देखने को मिलता है। को एग्जिस्टेंस का मतलब होता है साथ साथ एग्जिस्ट होना, साथ साथ रहना, साथ साथ जीना, साथ साथ मरना। फॉर एग्जाम्पल, ये शेर है जिसे हम लॉयन बोलते हैं और एक है गोट। ठीक है, देखिए गोट जो है लॉयन जो है वो गोट के ऊपर फीड करता है। ठीक है, यानी कि अगर गोट होगी तो लॉयन होगा, अगर गोट नहीं होगी, अगर उसका फूड ही नहीं होगा तो क्या होगा? लॉयन भी उसके सर्वाइवल पर भी क्या होगा? इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो को एग्जिस्टेंस का मतलब होता है कि जब इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन होता है तो ज़रूरी नहीं है कि पर्टिकुलर स्पीसीज़ जो है वो अगर दूसरी स्पीसीज़ एग्जिस्ट हो जाए तो जो पहली वाली स्पीसीज़ है वो भी जिंदा रहे। ठीक है, तो इसको बोलते हैं को एक्सटिंक्शन। ठीक है, यानी कि एक साथ दो स्पीसीज़ का एग्जिस्ट हो जाना, उसको बोलते हैं को एक्सिस्टेंस। ठीक है, एक साथ जीना और एक साथ मरना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं तो आगे आता है हमारा पैरासाइटिज्म। तो पैरासाइटिज्म का मतलब होता है कि कोई भी जो पैरासाइट होता है वो किसी होस्ट बॉडी के ऊपर, ये होस्ट है, होस्ट बॉडी के ऊपर क्या करता है? फीड करता है। तो उसको हम क्या बोलते हैं? पैरासाइट बोलते हैं, विदाउट किलिंग द होस्ट, यानी कि वो होस्ट को मारे बिना उसको उसके ऊपर फीड करे, उसके ऊपर रहे, तो उसको बोलते हैं हम पैरासाइटिज्म। अब पैरासाइटिस जो होता है वो होस्ट स्पेसिफिक होता है। इसका मतलब ये होता है कि पर्टिकुलर होस्ट के ऊपर पर्टिकुलर स्पीसीज़ ही होगी जो कि उसकी पैरासाइट होगी। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें जो हमारी हेड लाइस होती है। ठीक है, तो हेड लाइस जो होती है वो सिर्फ ह्यूमंस के हेयर पर ही सर्वाइव करेगी। अगर उसको किसी और एनिमल के हेयर पर अगर तुम छोड़ दोगे तो वो सर्वाइव नहीं करेगी। तो ये क्या होते हैं? होस्ट स्पेसिफिक होते हैं। इसीलिए इनमें एक टेंडेंसी होती है को इवोल्यूशन की। को इवोल्यूशन जैसे हमने पढ़ा था को एग्जिस्टेंस, यानी कि जो कॉम्पिटिटर्स होते हैं वो को एग्जिस्ट करते हैं, वैसे ही ये क्या करते हैं? को इवोल्व करते हैं। को इवोल्यूशन की मतलब कि इनमें जो इवोल्यूशन होता है वो साथ साथ होता है। कैसे होता है? देखिए, जैसे कि आपने देखे होंगे फ्लावर्स। ठीक है, तो फ्लावर्स इस शेप के भी होते हैं, कोई ऐसे बेल शेप के भी होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके के आपने फ्लावर्स देखे हैं। तो ये जो बेल शेप के फ्लावर हैं ये एग्जिस्ट हुए हैं अपने होस्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, इनका होस्ट क्या है? इनका होस्ट है लॉन्ग बीक वाली स्पैरो या लॉन्ग बीक वाली कोई भी बर्ड। तो क्या करती है लॉन्ग बीक वाली जो बर्ड होती है वो इनके अंदर जाकर इनका पॉलिनेशन कराने के लिए इवोल्व हो गए हैं। यानी कि होस्ट इवोल्व होता है अकॉर्डिंग टू देयर पैरासाइट एंड पैरासाइट इवोल्व होता है अकॉर्डिंग टू देयर होस्ट। ठीक है, अकॉर्डिंग टू विद देयर lifestyle these both are evolved and that is known as co-evolution। ठीक है, इसमें वैसे तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं, जैसे कि अगर हम बात करें कि
आपने देखा होगा एक वर्म होता है जिसको हम बोलते हैं टीनिया सोलियम, ठीक है। तो टीनिया सोलियम का स्ट्रक्चर जो होता है वो इस तरीके का होता है, यहाँ पर उसके हुक्स प्रेजेंट होते हैं जो कि हमारी इंटेस्टाइन में एक ग्रिप बनाने का काम करते हैं ताकि इजीली वो न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर सके। तो ये जो एडहेसिव ऑर्गन्स होते हैं जिन्हें हम सक्कर बोलते हैं, तो वो होस्ट को क्लिंग करने के लिए होते हैं और उसके डाइजेस्टिव सिस्टम को और उसकी रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी को रीजनरेट कर देते हैं। तो ये जो इवोल्यूशन हुआ है पैरासाइट का, ये अकॉर्डिंग टू होस्ट, यानी कि इनमें टेंडेंसी होती है को इवोल्यूशन की, ठीक है। जैसे जैसे होस्ट रहता है वैसे वैसे पैरासाइट का को इवोल्यूशन होता रहता है, ठीक है। तो ये इनकी खास बात होती है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं कि जो मलेरिया का पैरासाइट होता है मॉस्कीटो, ये भी अपने अलग अलग होस्ट को मलेरिया को स्प्रेड करता रहता है। तो ये भी अकॉर्डिंग टू देयर मॉर्फोलॉजी एंड एनाटोमी इवोल्व हो चुका है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जो इसका सर्वाइवल होता है, ग्रोथ होती है, रिप्रोडक्शन होती है होस्ट की, ये अकॉर्डिंग टू इट्स पैरासाइटिक पॉपुलेशन होती है, ठीक है। अब बात करते हैं कि जो पैरासाइट होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं। पैरासाइट जो होते हैं वो बेटा 2 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से? एक तो होता है एक्टो पैरासाइट जो कि हमारी स्किन के ऊपर होते हैं, यानी कि जो हमें ऊपर ही दिख जाए, जैसे कि हेड लाइस होती है या फिर मॉस्किटोज होते हैं, ठीक है। तो जो हमें ऊपर से ही दिख जाए, जो हमारे ऊपर से ही हमारे ऊपर फीड करते हैं डाटा, एक्टो पैरासाइट। एक होते हैं एंडो पैरासाइट, यानी कि जो हमारे बॉडी के अंदर होते हैं, जैसे कि एस्कैरिस, यानी कि जो राउंड वॉर्म होता है, या फिर टीनिया सोलियम। तो ये क्या होते हैं? एंडो पैरासाइट्स होते हैं। ये एंडो पैरासाइट जो होते हैं ये हमारे बॉडी के अंदर फीड करते हैं। बात करते हैं कुछ प्लांट पैरासाइट्स भी होते हैं, जैसे कि कसकटा। तो ये एक प्लांट पैरासाइट है। तो इसमें क्या होता है, ना तो रूट होती है ना ही लीव्स होती हैं, क्लोरोफिल भी इसमें नहीं होता है। तो ये इवोल्व हो चुकी है अपने होस्ट के अकॉर्डिंग। तो इसमें क्या होता है, सिर्फ इस तरीके के ब्रांचेस होती हैं जो कि किसी भी इस तरीके के ट्री के ऊपर जो है वो अपने आप को ट्री के सराउंडिंग में अपने आप को लपेट लेती हैं, जिसकी वजह से वो उससे न्यूट्रिशन डिराइव करती रहती हैं होस्ट प्लांट से, ठीक है। एंडोपैरासाइट की बात करें तो एंडोपैरासाइट लिवर में भी हो सकता है, किडनी में भी हो सकते हैं, हमारे आरबीसीज में भी हो सकते हैं, जैसे कि मैंने मलेरिया का पैरासाइट के बारे में बताया था। जो ये मलेरिया का पैरासाइट होता है तो ये हमारे आरबीसीज के ऊपर फीड करता है। तो ये भी अपने मॉर्फोलॉजिकल और एनाटॉमिकल फीचर्स इस तरीके से बना लेते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पोटेंशियल आ जाए उनमें अपने होस्ट को फीड करने के लिए, ठीक है। अभी इसमें एक आता है ब्रूड पैरासाइटिज्म। देखिए, ब्रूड पैरासाइटिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रूड का मतलब होता है नेस्ट, ठीक है। तो ब्रूड पैरासाइटिज्म का मतलब होता है कि जब कोई ऑर्गेनिज्म किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म को नेस्ट को यूज़ करता है अपने एग्स देने के लिए या फिर अपने एग्स को इंक्यूबेट करने के लिए, तो उसको हम बोलते हैं ब्रूड पैरासाइटिज्म। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल होता है बर्ड्स में कुको एंड क्रो, ठीक है। तो कुको और जो क्रो होते हैं, इनके जो एग्स होते हैं वो बिल्कुल ही सिमिलर होते हैं, ठीक है, बिल्कुल देखने में एक जैसे होते हैं। तो ये जो नेस्ट होता है ये मेहनत करके कौन बनाता है? क्रो बनाता है। लेकिन कुको क्या करती है, इसको नेस्ट वेस्ट नहीं बनाना होता है, तो ये क्रो के नेस्ट में जाके अपने एग्स को ले कर देती है। अभी क्रो सोचता है कि ये तो मेरे ही एग्स हैं, तो क्रो इनको क्या करता है? इंक्यूबेट, यानी कि इनको गर्मी देता है हैच होने के लिए, इंक्यूबेट करता है। फिर उसके बाद जब ये बच्चे बाहर निकलते तो उनको फीड भी करता है, क्योंकि कोयल भी काली होती है तो वो कौवे को ऐसा लगता है जैसे ये मेरे ही बच्चे हैं, फीड करता है। फीड करने के बाद जब वो बड़े हो जाते हैं तो वो उड़कर कोयल बन जाते हैं। क्रो सोचता है कि ये तो मेरे बच्चे थे, चलो कोई बात नहीं। तो इसको हम बोलते हैं ब्रूड पैरासाइटिज्म। फोर्थ है हमारा कॉमन्सिलिज्म। कॉमन्सिलिज्म में ये होता है कि जब कोई भी स्पीसीज में जो है ना तो किसी का बेनिफिट हो और ना ही किसी को हार्म हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं? कॉमन्सिलिज्म, ठीक है।
फॉर एग्जाम्पल एक मैंगो ट्री है, ठीक है, और ये ट्री की क्या है, ब्रांच है, और इस ब्रांच पे एक ऑर्किड का स्मॉल सा प्लांट जो है वो ग्रो हो गया है, जिसे हम बोलते हैं एपीफाइट। तो बेटा एपीफाइट वो होते हैं जो कि प्लांट के ऊपर ग्रो होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, एपीफाइट। तो अगर मैंगो ब्रांच पे आपने देखा भी होगा कि पीपल जो होता है वो ग्रो हो जाता है, तो मान लो ऑर्किड का प्लांट जो है वो मैंगो ब्रांच पे ग्रो हो गया, तो उसे एपीफाइट बोलेंगे। तो उसमें क्या होता है, ना तो इसका कोई हार्म है और ना ही इसका कोई बेनिफिट है, उसको हम क्या बोलते हैं, कॉमेंसिलिज्म बोलते हैं, क्योंकि ये भी अपना न्यूट्रिशन जो है अपनी लीव से डिराइव कर सकता है और ये भी अपना न्यूट्रिशन अपनी लीव से डिराइव कर सकता है। सो देयर इज़ नो हार्म एंड नॉर नीदर एनी बेनिफिट, दिस इज़ नोन एज कॉमेंसिलिज्म। इसका दूसरा एग्जांपल है कि कैटल ग्रेस कर रहे हैं, ठीक है, कैटल ग्रेस कर रहे हैं, ग्रेस करते करते वो आगे बढ़ रहा है, जैसे कैटल, ठीक है, जैसे ये कैटल है, तो ये ग्रेस करते करते जो है आगे बढ़ रहा है और पीछे बहुत सारे जब ये ग्रेस करेगा तो इसके पीछे जो है बहुत सारे मक्खी मच्छर उड़ेंगे, क्योंकि वो घास में छुपे हुए हैं, तो जब घास में मूवमेंट होगी तो वो मक्खी मच्छर उड़ेंगे। तो क्या होता है कि यहाँ पर इग्रेट्स होते हैं, इग्रेट्स का मतलब बुगले, तो इग्रेट्स क्या करेंगे, इन मच्छरों को और ये जो कीड़े होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं, इनको ये खा जाते हैं। तो इसमें इग्रेट्स का भी मतलब, और जो ये कैटल है इसमें ना ही तो किसी का हार्म हो रहा है और ना ही इतना ज़्यादा किसी का बेनिफिट हो रहा है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, कॉमेंसिलिज्म, राइट। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करें कॉमेंसिलिज्म में, तो स्टिंगिंग टेंटिकल्स होती हैं किसकी, सी एनीमोन की। देखिए सी एनीमोन जो होता है उसका स्ट्रक्चर ये होता है हमारा हाइड्रा, ठीक है, इस तरीके का ये हाइड्रा होता है, ये होती हैं इसकी स्टिंगिंग टेंटिकल्स। स्टिंगिंग का मतलब कोई भी प्रे अगर आता है, कोई भी प्रीडेटर अगर आता है, तो ये इसमें क्या होते हैं, टॉक्सिक सब्सटेंसेस होते हैं, डंक होते हैं, तो ये स्टिंग यानी कि उस प्रीडेटर को ये स्टिंग करते हैं, यानी कि डंक मारते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से वो बाहर भाग जाता है। तो यहाँ पर इसके नीचे क्या हो जाता है, हर्मिट क्रैब छुप कर बैठ जाता है। तो इसमें क्या होता है कि फिश जो होती है जिसे हर्मिट क्रैब बोलते हैं, उसको तो प्रोटेक्शन मिलता है प्रीडेटर से, स्टिंगिंग टेंटिकल्स से, सी एनीमोन की, और जो जिसे हम क्लोन फिश बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं क्लोन फिश। तो क्लोन फिश को तो क्या मिलता है, बेनिफिट मिलता है कि ये जो है प्रोटेक्शन मिल रहा है इसको, और सी एनीमोन जो होता है ये, इसको कोई भी ना तो बेनिफिट मिलता है और ना ही कोई इसको क्या है, नुकसान होता है इसका, ठीक है। तो जो कॉमेंसिलिज्म है तो ये क्या होता है, एक बार फिर से समझ लीजिए, अगर आपको कन्फ्यूज़न हो रही है तो देख लीजिए। तो कॉमेंसिलिज्म का मतलब होता है कि जिसमें जो स्पीसीज़ 1 होती है उसको ना तो बेनिफिट मिलता है और ना ही उसका नुकसान होता है, तो 1 0, और जो स्पीसीज़ 2 होती है इसका बेनिफिट होता है, तो इसमें 0 और प्लस की टेंडेंसी होती है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं हमारे अगले टॉपिक की, लास्ट टॉपिक की, जिसको हम बोलते हैं म्यूचुअलिज्म। तो म्यूचुअलिज्म का आप लोगों को पता ही है कि जब हम दोनों को ही एक दूसरे से बेनिफिट मिलता है तो उसको हम बोलते हैं म्यूचुअलिज्म, दोनों एक दूसरे के लिए वर्क करते हैं तो उसको बोलते हैं म्यूचुअलिज्म। तो इसका ये डायग्राम देख लीजिए, यहाँ पर ये डायग्राम दे रखा है, तो ये डायग्राम में आपको दे रखा है फिग फ्लावर, ये फिग फ्लावर है और ये फिग फ्रूट है, ठीक है, दिस इज़ फिग फ्लावर, दिस इज़ फिग फ्रूट। तो फ्लावर में आपने देखा है कि ये जो वास्प है ये आया है पोलिनेशन करने के लिए, पोलिनेशन करता है, साथ साथ ये अपने एग्स भी लेकर देता है फ्लावर के अंदर। अब ये फ्लावर में जो है ये जो पार्ट होता है ये क्या होता है, ओवरी। अब ओवरी के अंदर इसने जब अपने एग्स ले कर दिए, तो जब ओवरी मैच्योर होकर फ्रूट बनती है तो उस एग में से ही निकलते हैं बहुत सारे वास्प के बच्चे, ठीक है।
तो क्या होता है इसमें म्यूचुअलिज्म कैसा होता है कि म्यूचुअलिज्म ऐसा होता है कि फिग ट्री तो अपना पॉलिनेशन करवा लेता है वास्प से, बदले में फिग ट्री वास्प के एग्स को प्रोटेक्ट करता है, उनको हैच होने में हेल्प करता है, उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है और जो रिप्रोडक्शन होता है वास्प का वो कंप्लीट होता है। तो दोनों ही एक दूसरे के रिप्रोडक्शन के लिए एक दूसरे की हेल्प करते हैं, तो इसको हम बोलते हैं म्यूचुअलिज्म। दूसरा एग्जाम्पल अगर हम पढ़ें तो इसका एग्जाम्पल है माइकोराइजी। माइकोराइजी क्या होता है? एसोसिएशन ऑफ फंजाई इन द रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स। ठीक है, तो ये जो रूट्स होती हैं, तो रूट्स में रूट नोड्यूल्स होते हैं, तो उसमें क्या होते हैं? माइकोराइजा फंजाई जो होती है ये नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करती है। अभी दोनों को कैसे बेनिफिट मिल रहा है? प्लांट को तो नाइट्रोजन मिल रहा है फंजाई से, और फंजाई को न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं प्लांट से, राइट। उसके बाद हम बात करते हैं प्लांट एनिमल रिलेशनशिप। तो प्लांट एनिमल रिलेशनशिप में क्या होता है कि प्लांट्स एनिमल्स को ऑक्सीजन देते हैं और एनिमल्स प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं। दूसरा होता है पोलिनेटर्स ऑफ फ्लावर्स, यानी कि एनिमल्स प्लांट का पोलिनेशन में हेल्प करते हैं, जैसे कि हनी बी, और बदले में जो फ्लावर होते हैं वो हनी बी को क्या प्रोवाइड करता है? नेक्टर, जिसे हम फीस बोलते हैं। भाई उन्होंने सर्विस की है ना कुछ प्लांट के लिए, तो उनको उसकी फीस मिलती है, नेक्टर मिलता है, जिससे वो शहद बनाते हैं। उसके बाद आता है आपका चीटर्स। भाई कुछ लोग चीटिंग भी करते हैं, ठीक है। अब चीटिंग करने वालों को हम क्या कहते हैं? चीटर्स। तो चीटर्स कैसे होते हैं? चीटर्स वो प्लांट होते हैं जो अपना पोलिनेशन तो करवा लेते हैं लेकिन बदले में उसको कुछ नहीं देते। तो यहाँ पर क्या है? कोइवोल्यूशन हो रहा है। कोइवोल्यूशन का मतलब होता है दोनों का स्पीसीज का एक साथ इवोल्व हो जाना, उसको हम बोलते हैं कोइवोल्यूशन। अब कैसे चीटिंग करते हैं वो हम समझते हैं डायग्राम से। देखिए यहाँ पर आपको डायग्राम दे रखा है किसका? एक ऑर्किड फ्लावर का, और दूसरा डायग्राम जो है वो किसका दे रखा है? वास्प का। ठीक है, दिख रहा है आप लोगों को? तो इसमें क्या होता है कि ये जो ऑर्किड का फ्लावर होता है, ये ऑर्किड का फ्लावर इस तरीके से अपीयर होता है इस वास्प को जैसे कि ये फीमेल वास्प हो। तो ये जो मेल वास्प होता है ये आता है इसके पास कोपुलेशन करने के लिए, सेक्सुअल डिसीट। ठीक है, अभी कोपुलेशन करने के लिए तो आता है, तो ये क्या करता है? कुछ मूवमेंट करता है जिसकी वजह से इस वास्प का पोलिनेशन तो हो जाता है। ठीक है, पोलिनेशन तो हो जाता है, इसका वर्क तो हो गया, अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता, वो वाला हिसाब। ठीक है, लेकिन ये जो वास्प है ये बेचारा रह जाता है ऐसे ही, क्योंकि ये तो चीटिंग का शिकार हो गया। तो इसमें ये जो प्लांट है ये क्या है? चीटर। ठीक है, इसने चीटिंग किया है किसके साथ? वास्प के साथ। ओके, इसी के साथ आपका ये चैप्टर 13 कंप्लीट हो चुका है। और कोई डाउट्स हैं तो वो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। एनसीईआरटी क्वेश्चंस इसके कर लीजिए। ठीक है, एनसीईआरटी क्वेश्चंस अगर आप लोगों को नहीं समझ में आए तो वो भी पूछ लीजिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, थोड़ा सा देख लीजिए। डायपोज का मतलब, डायपोज जो होता है वो होता है किसमें? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में हाइबरनेशन होता है, मल्टी सेलुलर बहुत बड़े ऑर्गेनिज्म में जैसे कि भालू। ठीक है, मरीन फिश इज प्लेस्ड इन फ्रेश वाटर एक्वेरियम, विल द फिश विल बी एबल टू सर्वाइव? वाई नॉट? बिकॉज जो मरीन फिश है वो कहाँ रहती है? सी वाटर में, और सी वाटर में जो लेवल होता है सोल्ट का वो होता है बहुत ही ज़्यादा, तो इसकी जो ऑस्मोटिक रेगुलेशन पावर होगी वो होगी बहुत ही ज़्यादा। लेकिन फ्रेश वाटर में क्या हो जाएगा? कंसंट्रेशन कम हो जाएगी सोल्ट की, जिसकी वजह से फिश की डेथ हो सकती है। ठीक है, मोस्ट ऑर्गेनिज्म कैन नॉट सर्वाइव एट टेम्परेचर अबव 45 डिग्री सेल्सियस। हाउ आर सम माइक्रोब्स एबल टू लिव इन हैबिटेट विद टेम्परेचर एक्सीडिंग 100 डिग्री सेल्सियस? देखो इसका एग्जाम्पल है आपके आर्कियोबैक्टीरिया, जो कि 100 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा टेम्परेचर में रह सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास एक तो प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है, दूसरा उनके पास एंजाइम्स ऐसे होते हैं जो कि 100 डिग्री सेल्सियस पर भी डीनेचर यानी कि ख़राब नहीं होते हैं।
एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं पॉपुलेशन के, तो पॉपुलेशन के एट्रीब्यूट जो होते हैं वो 3 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक्सपेंडिंग होता है, डिक्लाइनिंग होता है और स्टेबल होता है। ठीक है। पॉपुलेशन ग्रोइंग एक्सपोनेंशियली डबल इन साइज इन 3 years, व्हाट इज द इंट्रिंसिक रेट? आर बता रहा है, टाइम दे रखा है इसमें 3 years। तो ये न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन है, इसमें फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, dN/dt इज इक्वल्स टू आर इंटू जो आपकी फॉर्मूला में बताया था आपको, एन। ठीक है, पॉपुलेशन डेंसिटी। नेम इम्पोर्टेंट डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ प्लांट अगेंस्ट हर्बीवोरी। हर्बीवोर्स क्या करते हैं? खा जाते हैं प्लांट्स को, तो उसके लिए प्लांट्स कैसा डिफेंस करते हैं? तो प्लांट्स अपने अंदर थॉर्न्स उगा लेते हैं, कांटे। ठीक है। दूसरा क्या करते हैं? अपने अंदर कुछ ऐसा टॉक्सिक सब्सटेंसेस को बना लेते हैं जो कि उनका टेस्ट चेंज कर देता है, जिसकी वजह से हर्बीवोर्स जो होते हैं वो डिसटेस्टफुल प्लांट समझकर उसको नहीं खाते हैं। उसके बाद ऑर्किड प्लांट मैंगो ट्री पर है, क्या होता है? कौन सा इंटरेक्शन होता है? तो अभी पढ़ा था, ये होता है कॉमनसिलिज्म, यानी कि एक स्पीसीज़ को तो 0 मिल रहा है, यानी कि ना तो उसका फ़ायदा हो रहा है ना नुकसान, जो कि मैंगो ट्री है। एक को प्लस मिल रहा है जो कि ऑर्किड है। ठीक है। इकोलॉजिकल प्रिंसिपल बिहाइंड द बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड ऑफ मैनेजिंग विद पेस्टिसाइड्स। तो इकोलॉजिकल पेस्टिसाइड जो होते हैं ये क्या करते हैं? हमारी जो पेस्टिसाइड जो होते हैं ये हमारे लिए बहुत हार्मफुल होते हैं। तो बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड क्या होता है पेस्ट इंसेक्ट्स का? तो आप लोगों को पता है कि जो इंटरेक्शन होता है स्पीसीज़ का स्पीसीज़ के साथ, उसको हम एज ए बायोलॉजिकल मेथड की तरह से यूज़ कर सकते हैं पेस्ट इंसेक्ट्स के लिए। फॉर एग्जांपल, एक आपकी क्रॉप फील्ड है, ठीक है, पैडी की, और उसमें क्या है? बहुत सारे मोथ्स जो हैं वो अटैक करते हैं उसके ऊपर। तो मोथ्स को खाने के लिए हम किसी बर्ड का यूज़ कर सकते हैं जो कि इन मोथ्स को खा जाए। तो बर्ड तो है वो हमारी क्रॉप को तो नुकसान नहीं करेगी, वो सिर्फ इन मोथ का नुकसान करेगी। तो इसको हम बोलते हैं बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड ऑफ पेस्ट इंसेक्ट। ठीक है। हाइबरनेशन और एस्टिवेशन। एस्टिवेशन फिश में होता है, जो कि ड्रोट से बचने के लिए फिश अपने चारों तरफ एक मॉइस्ट लेयर को कवर कर लेती है। हाइबरनेशन जो होता है ये भालू में होता है। भालू जो होता है वो स्लीपिंग मोड में चला जाता है। एक्टोथर्मस, एंडोथर्मस। एंडोथर्मस जो होते हैं वो जो जिनका इंटरनल टेम्परेचर वो मेंटेन कर सकते हैं। एक्टोथर्मस वो होते हैं जो बाहर की हीट को यूज़ करते हैं अपना टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए। एक्टोथर्मस में आ जाएंगे आपके छिपकली, मेंढक। एंडोथर्मस में आ जाएंगे बर्ड्स एंड मैमल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द शॉर्ट नोट ऑन एडेप्टेशन। ठीक है। डेजर्ट प्लांट। तो डेजर्ट प्लांट में एडेप्टेशन कैसे होती है? देखिए, कैक्टस में मैंने बताया था, जो लीव्स होती हैं वो मॉडिफाइड थॉर्न्स बन जाते हैं, और जो स्टेम होते हैं वो मॉडिफाइड लीफ बन जाती है। क्यों बन जाती है? ट्रांसपीरेशन को कम करने के लिए, ये मैंने आपको बता रखा है। उसके बाद एडेप्टेशन ऑफ प्लांट टू वाटर स्कैरसिटी। वाटर स्कैरसिटी को भी बचाने के लिए एक तो थिक लीफ के ऊपर थिक क्यूटिकल जनरेट कर लेते हैं, संकन स्टोमेटाज हो जाते हैं। तो ये वाटर स्कैरसिटी को बचाने के लिए होता है एडेप्टेशन। और हाँ, एक CAM पाथवे होता है जिसे हम बोलते हैं क्रैसुलेशन पाथवे। ठीक है, क्रैसुलेशियस एसिड मेटाबॉलिज्म। ठीक है। तो ये कैम प्लांट्स में होता है, जैसे कि ओपनशिया, जैसे कि कैक्टस। तो इसमें क्या होता है? मैलिक एसिड फॉर्म होता है नाइट में, और डे में क्या होता है? मैलिक एसिड टूट जाता है कार्बन डाइऑक्साइड और पायरुविक एसिड में, किसके लिए? एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए। ठीक है। तो इसमें स्टोमेटाज रात को ओपन होते हैं और दिन में क्लोज होते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंस ऑफ लाइट टू प्लांट्स। क्या इंपॉर्टेंस होती है लाइट की प्लांट्स की? तो ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, कर सकते हैं। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड वाटर स्कार्सिटी टू द एडेप्टेशन ऑफ प्लांट, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी आप लोग कर सकते हैं। अबायोटिक एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं, सोइल टेम्परेचर, ये सब अबायोटिक क्लाइमेट, ये सब अबायोटिक टेम्परेचर फैक्टर हैं, NCERT में गिवन है। एंडोथर्मिक एनिमल, जिसकी अपनी अंदर की हीट होती है। एक्टोथर्मिक, जो बाहर की हीट को यूज़ करता है।
ऑर्गेनिज्म ऑफ बेंथिक जोन। बेंथिक जोन होता है, देखिए ये समुद्र है और समुद्र का ये जो बिल्कुल बिलो वाला जोन होता है इसको हम बोलते हैं बेंथिक जोन। ठीक है, बिल्कुल जो बॉटम वाला जोन होता है इसको हम बोलते हैं बेंथिक जोन। ठीक है, उसके बाद पॉपुलेशन एंड कम्युनिटी। तो पॉपुलेशन जो होती है सेम जेनेटिकली सिमिलर इंडिविजुअल्स होते हैं। कम्युनिटी में बहुत सारे इंडिविजुअल्स आ जाते हैं जो कि एक कम्युनिटी की तरह से रहते हैं। कॉमनसिलिज्म, जिसमें वन स्पीसीज इज नाइदर हार्म एंड अदर इज बेनिफिटेड। पैरासाइटिज्म, वन इज हार्म्ड एंड अदर इज बेनिफिटेड। कैमोफ्लेज, कैमोफ्लेज का मतलब होता है कि अपने शरीर को उस कलर के अकॉर्डिंग बना लेना जो कि आपका बैकग्राउंड का कलर है। ठीक है, जैसे कैमिलियन होता है, गार्डन लिजर्ड। ठीक है, छुप जाना। ठीक है, बहुत सारे कलरफुल इंसेक्ट होते हैं, जैसे ग्रीन वो होता है टिड्ढा, तो वो घास में छुप जाता है, तो डेट इज़ कैमोफ्लेज। म्यूचुअलिज्म, यानी कि दोनों स्पीसीज़ को बेनिफिट मिल रहा है। इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन, यानी कि अपनी ही स्पीसीज़ के अंदर कॉम्पिटिशन, उसको बोलते हैं इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन। सूटेबल डायग्राम ऑफ लॉजिस्टिक पॉपुलेशन कर्व। लॉजिस्टिक मैंने बताया था एस शेप होता है। ठीक है, दिस इज लेग फेस एंड दिस इज लोग फेस। उसके बाद सिलेक्ट द स्टेटमेंट विच एक्सप्लेन्स बेस्ट पैरासाइटिज्म। इसमें से आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना है। तो पैरासाइटिज्म में क्या होता है, जाहिर सी बात है वो एक ऑर्गेनिज्म को बेनिफिट मिलता है और दूसरा इफेक्ट होता है। 3 इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लेन। पॉपुलेशन की 3 कैरेक्टरिस्टिक्स, फर्स्ट तो यही है जेनेटिकली सिमिलर होती हैं। दूसरी इंटर स्पेसिफिक ब्रीडिंग होती है। ठीक है, आपस में ब्रीडिंग होती है। थर्ड जो होती है ये होती है कि जो पॉपुलेशन होती है वो उसके कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं। ठीक है, तो ये आपके एनसीईआरटी क्वेश्चंस हैं। होप कि आपको चैप्टर समझ में आया होगा। अगर चैप्टर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और जो भी आपकी क्वेरीज़ है उसको कमेंट में पूछें। बाकी और चैप्टर्स मैं कराती हूँ धीरे धीरे, होपफुली बोर्ड्स तक आपके सभी चैप्टर्स मैं करा सकूँ। थैंक यू।